अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन। एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टैम्पर पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज की हमारी इस विशेष क्लास में मेरे साथ हैं हमारा ब्राइट स्टूडेंट राहुल। हेलो फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। मैम, आज हम बचे हुए पूरे 50 सवाल यानी प्रश्न 101 से 150 तक बिना कुछ स्किप किए सॉल्व करेंगे ना? बिल्कुल राहुल, आज हम एक एक प्रश्न, उसके सभी ऑप्शंस और उसकी पूरी व्याख्या को गहराई से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर 2.1 संवैधानिक विकास और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। प्रश्न 101, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। दूसरा कथन, इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तीसरा कथन, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। मैम, इसका सही उत्तर ए, केवल 1 और 2 होना चाहिए। बहुत बढ़िया राहुल, उत्तर ए है। व्याख्या, कथन 3 गलत है। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका यानी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा की गई थी, न कि 1909 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न 103, भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन यानी डायरकी की अवधारणा को कहाँ लागू किया गया था? ए, केंद्र में, बी, प्रांतों में, सी, देशी रियासतों में, डी, न्यायपालिका में। मैम, इसका आंसर है बी, प्रांतों में। एकदम सही, उत्तर बी है। व्याख्या, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित यानी गवर्नर के अधीन और हस्तांतरित यानी भारतीय मंत्रियों के अधीन वर्गों में विभाजित किया गया। ये प्रणाली 1 अप्रैल 1921 से 8 प्रांतों में लागू हुई। प्रश्न 104, नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ए, भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज, बी, मौलिक अधिकारों की गारंटी, सी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखना, डी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। मैम, इसका उत्तर सी होगा। शाबाश, उत्तर सी है। व्याख्या, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया और इसे समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। इसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। प्रश्न 105, संविधान निर्माण के संदर्भ में क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों के बारे में क्या सत्य है? ए, इसने भारत के विभाजन को तत्काल स्वीकार कर लिया था। बी, इसने प्रस्तावित किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सी, इसमें रक्षा विभाग तुरंत भारतीयों को सौंपने की बात कही गई थी। डी, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया था। इसका सही जवाब बी है मैम। करेक्ट, उत्तर बी है। व्याख्या, क्रिप्स मिशन ने आश्वासन दिया था कि युद्ध के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। हालांकि इसमें रक्षा विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में रहने की बात थी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अलग अलग कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न 106, भारतीय संविधान के हस्तलिखित मूल प्रति के 22 भागों के प्रारंभ में उकेरी गई कलाकृतियों के संबंध में सही मिलान करें। सूची 1, पी, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, क्यू, भाग 3 मूल अधिकार, आर, भाग 4 नीति निदेशक तत्व, एस, भाग 5 संघ। सूची 2, 1 रामायण का दृश्य, 2 गौतम बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, 3 सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, 4 कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश। ऑप्शंस हैं ए, P3 Q1 R4 S2, बी, P1 Q2 R3 S4, सी, P3 Q4 R1 S2, डी, P2 Q3 R4 S1। मैम, इसका सही उत्तर ए है। बिल्कुल, उत्तर ए है। व्याख्या, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजे संविधान में भाग 1 पर सिंधु घाटी की मुहर, भाग 3 पर रामायण, भाग 4 पर गीता उपदेश और भाग 5 पर गौतम बुद्ध का उपदेश उकेरा गया है। अब बढ़ते हैं 2.2 मौलिक अधिकार और उनके अपवाद पर। प्रश्न 106, संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में पृथक्करण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या अर्थ है?
ए. कार्यपालिका और न्यायपालिका को पूरी तरह से अलग रखना। बी. केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। सी. यदि किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय केवल उसी भाग को रद्द कर सकता है, न कि संपूर्ण विधि को। डी. मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों से अलग समझना। मैम, इसका उत्तर सी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर सी है। व्याख्या: अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत न्यायालयों को ये अधिकार प्राप्त है कि वे किसी असंवैधानिक कानून के केवल उसी हिस्से को पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर रद्द करें, बशर्ते शेष कानून स्वतंत्र रूप से लागू हो सके। प्रश्न 107। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 वाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? ए. निजता के अधिकार से। बी. पदोन्नति में SC/ST को आरक्षण से। सी. राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। डी. दल बदल विरोधी कानून की न्यायिक समीक्षा से। इसका सही उत्तर बी है मैम। वेरी गुड, उत्तर बी है। व्याख्या: एम नागराज वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में SC/ST आरक्षण से जुड़े 77th, 81, 82 और 85th संविधान संशोधनों को वैध ठहराया, लेकिन राज्य के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता जैसे डेटा एकत्र करने की शर्तें तय कीं। प्रश्न 108। कथन ए. संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के अनुसार किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कारण आर. सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीकों के जबरन उपयोग को अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 और 21 का उल्लंघन माना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी. ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सही है लेकिन आर गलत है। डी. ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम, इसका उत्तर ए होगा। परफेक्ट, उत्तर ए है। व्याख्या: अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण देता है। इसी आधार पर सेल्वी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट करना गवाह बनने के लिए मजबूर करना है, जो कि कथन ए की सटीक न्यायिक व्याख्या है। प्रश्न 109। भारतीय संविधान में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बिना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? ए. 24 घंटे। बी. 1 महीना। सी. 3 महीने। डी. 6 महीने। मैम, इसका जवाब सी 3 महीने है। राइट आंसर, उत्तर सी है। व्याख्या: अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 के अनुसार निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक बंदी तभी रखा जा सकता है जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त एक सलाहकार बोर्ड इसके लिए पर्याप्त कारण रिपोर्ट करे। प्रश्न 110। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्वतः निलंबित नहीं होता? ए. अनुच्छेद 14। बी. अनुच्छेद 19। सी. अनुच्छेद 25। डी. अनुच्छेद 32। मैम, सशस्त्र विद्रोह में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता, तो आंसर बी होगा। बिल्कुल सही राहुल, उत्तर बी है। व्याख्या: 44th संविधान संशोधन 1978 के अनुसार यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता। युद्ध या बाह्य आक्रमण में ये स्वतः निलंबित हो जाता है। अब आते हैं 2.3 नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों पर। प्रश्न 111। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया था? ए. अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बी. अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। सी. अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा, वनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण। डी. अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन। मैम, इसका उत्तर डी है। बिल्कुल, उत्तर डी है। व्याख्या: अनुच्छेद 43B यानी सहकारी समितियों का संवर्धन 42वें संशोधन द्वारा नहीं बल्कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। प्रश्न 112। शाहबानो बेगम केस 1985 और शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 मामले मुख्य रूप से संविधान के किस वैचारिक मुद्दे के इर्द गिर्द केंद्रित रहे हैं? ए. ग्राम पंचायतों के गठन। बी. समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। सी. गोवंश संरक्षण। डी. कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मैम, इसका उत्तर बी समान नागरिक संहिता होगा।
सही पकड़ा, उत्तर बी है। व्याख्या, शाहबानो केस गुजारा भत्ता और शायरा बानो केस 3 तलाक को अवैध घोषित करना, दोनों मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हैं, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद 44 को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रश्न 113, संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्थल और जीवन स्तर को ऊंचा करने के राज्य के कर्तव्य में निम्नलिखित में से किस पर रोक लगाने का स्पष्ट निर्देश शामिल है? ए. बाल श्रम पर, बी. मादक पेयों यानी शराब और हानिकारक औषधियों के उपयोग पर, सी. खतरनाक उद्योगों की स्थापना पर, डी. मानव तस्करी पर। मैम, इसका उत्तर बी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग को निषिद्ध करने का प्रयास करेगा। प्रश्न 114, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला, ये मूल संविधान का हिस्सा थे। दूसरा, इन्हें लागू करने के लिए संसद विधि बनाकर दंड का प्रावधान कर सकती है। तीसरा, 86वीं संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2, 3। मैम, पहला कथन गलत है, तो उत्तर बी केवल 2 और 3 होगा। एकदम सही, उत्तर बी है। व्याख्या, कथन 1 गलत है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया था। कथन 2 और 3 बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न 115, कथन ए, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। कारण आर, संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में आर्थिक और प्रशासनिक संसाधन सीमित थे, इसलिए इन लक्ष्यों को तुरंत लागू करना व्यावहारिक नहीं था। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम, इसका उत्तर ए होगा। बिल्कुल, उत्तर ए है। व्याख्या, अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। इसका मुख्य कारण यही था कि तत्कालीन नव स्वतंत्र भारत के पास इन्हें तुरंत लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता नहीं थी। अब बढ़ते हैं 2.4 केंद्रीय कार्यपालिका की ओर। प्रश्न 116, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह भाग लेता है? ए, संसद के सभी सदस्य, बी, केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा विधान परिषदों के सदस्य। मैम, इसका उत्तर सी है। राइट, उत्तर सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सांसद और राज्यों तथा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। प्रश्न 117, राष्ट्रपति की जेब वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण क्या है? ए, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लाभ के पद विधेयक को रोकना, बी, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर विधेयक पर कोई निर्णय न लेना, सी, 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक को रोकना, डी, 1990 में आर वेंकट रमन द्वारा सांसद वेतन विधेयक को रोकना। इसका जवाब बी है। शाबाश राहुल, उत्तर बी है। व्याख्या, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था क्योंकि उन्होंने अनिश्चित काल तक इस पर न तो हस्ताक्षर किए और न ही इसे लौटाया। प्रश्न 118, संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय के भीतर इसे स्वीकृत न किए जाने पर यह स्वतः समाप्त हो जाता है? ए, 14 दिन, बी, 1 महीना, सी, 6 सप्ताह, डी, 6 महीने। मैम, इसका उत्तर सी, 6 सप्ताह है। एकदम सही, उत्तर सी है। व्याख्या, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, लेकिन संसद के पुनः समवेत होने पर इसे दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि ये 6 सप्ताह के भीतर संसद इसे पारित नहीं करती तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है।
प्रश्न 119 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित कितना निर्धारित किया गया है? ए. संसद की कुल सदस्य संख्या का 10%, बी. लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, सी. लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 20%, डी. न्यूनतम 12 मंत्री अनिवार्य। मैम इसका आंसर बी है। करेक्ट, उत्तर बी है। व्याख्या 91 संशोधन द्वारा ये अनिवार्य किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रश्न 120 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी. वो अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, सी. वो संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय किसी भी विधेयक पर मतदान कर सकता है, डी. वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मैम महान्यायवादी वोट नहीं दे सकते, तो असत्य कथन सी है। बहुत अच्छे, उत्तर सी है। व्याख्या अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या समिति में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। 6 संसद की संरचना और विधायी प्रक्रिया पर प्रश्न 121 राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में 2003 में संसद द्वारा किए गए 2 प्रमुख बदलाव कौन से थे? पहला, गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली अपनाई गई। दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का उसी राज्य का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा, उसी राज्य का निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मैम इसका उत्तर ऑप्शन सी केवल 1 और 3 होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या 2003 में क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए खुली मतदान प्रणाली लागू की गई और ये अनिवार्यता हटा दी गई कि उम्मीदवार को उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। प्रश्न 128 धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मैम राज्यसभा संशोधन भी नहीं कर सकती, इसलिए उत्तर ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या कथन 3 गलत है। राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। वो केवल सुझाव दे सकती है और अधिकतम 14 दिन तक इसे रोक सकती है। प्रश्न 127 संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाने वाली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अनुच्छेद 118 के अनुसार इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रश्न 124 कथन ए भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। कारण आर इन पदों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इनके वेतन भत्तों को मतदान से बाहर रखा गया है। इन पर केवल चर्चा हो सकती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा होती है, वोटिंग नहीं। इसका मूल कारण संवैधानिक संस्थाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। प्रश्न 125 संसदीय कार्यवाही के दौरान जब सरकार को किसी आपातकालीन या आकस्मिक परिस्थिति में धन की आवश्यकता होती है और उस व्यय का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता, तो सरकार संसद से किस प्रकार के अनुदान की मांग करती है? ऑप्शन ए लेखानुदान, ऑप्शन बी अनुपूरक अनुदान, ऑप्शन सी प्रत्यानुदान या वोट ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन डी अधिक अनुदान। मैम इसे तो ब्लैंक चेक भी कहते हैं ना, उत्तर ऑप्शन सी होगा। बहुत सही, उत्तर ऑप्शन सी है।
व्याख्या, जब अप्रत्याशित संकट के कारण धन की तत्काल आवश्यकता हो और उसका विवरण बजट में नहीं दिया जा सकता हो, तब संसद प्रत्यानुदान पारित करती है। इसे संसद का ब्लैंक चेक भी कहा जाता है। प्रश्न 126 मिलान करें। सूची 1 P तारांकित प्रश्न, Q अतारांकित प्रश्न, R अल्प सूचना प्रश्न, S शून्यकाल। सूची 2 1 लिखित उत्तर, 2 10 दिन से कम के नोटिस पर, 3 भारतीय संसदीय नवाचार, 4 मौखिक उत्तर। मैम इसका आंसर ऑप्शन ए सही मैच कर रहा है। एकदम सही। उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या, तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक, अतारांकित का लिखित, अल्प सूचना 10 दिन से कम के नोटिस पर और शून्यकाल 1962 की भारतीय देन है। प्रश्न 127 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया? ऑप्शन ए 1/3 सदस्यों के विभाजन की मान्यता को समाप्त कर दिया गया और अब केवल 2/3 सदस्यों का विलय ही मान्य है। ऑप्शन बी दल बदल पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया गया। ऑप्शन सी निर्दलीय सदस्यों को किसी भी दल में शामिल होने की पूर्ण छूट दे दी गई। ऑप्शन डी राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग पर सदस्यता रद्द करने का नियम बनाया गया। इसका उत्तर ऑप्शन ए है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या, 91वें संविधान संशोधन ने 1985 के मूल कानून की कमियों को दूर करते हुए 1/3 सदस्यों के टूटकर अलग होने को अवैध कर दिया। अब दलबदल कानून से बचने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का विलय आवश्यक है। सेक्शन 2 2.6 न्यायपालिका से। प्रश्न 128 संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का आधार क्या हो सकता है? ऑप्शन ए संविधान का अतिक्रमण, ऑप्शन बी साबित कदाचार या असमर्थता, ऑप्शन सी आपराधिक दोष सिद्धि, ऑप्शन डी संसद की अवमानना। इसका जवाब है ऑप्शन बी साबित कदाचार या असमर्थता। सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 124 स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही संसद के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न 129 निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए भारत सरकार बनाम एक या अधिक राज्य, ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ऑप्शन सी राज्यों के मध्य नदी जल विवाद, ऑप्शन डी भारत सरकार और किसी राज्य बनाम अन्य राज्य। मैम नदी जल विवाद के लिए तो ट्रिब्यूनल होते हैं, तो उत्तर ऑप्शन सी होगा। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, संयुक्त विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, परंतु राज्यों के मध्य नदी जल विवाद सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं आते हैं, इन्हें ट्रिब्यूनल को सौंपा जाता है। प्रश्न 130 अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इनके निर्णय निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते, ऑप्शन बी इनके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है और इन्हें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन सी ये केवल ब्रिटिश काल के अभिलेखों का रखरखाव करते हैं, ऑप्शन डी संसद इनके फैसलों को साधारण बहुमत से रद्द कर सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इनके फैसले स्थायी स्मृति और प्रमाण के लिए रखे जाते हैं और इन्हें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। प्रश्न 131 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 66 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका उत्तर ए 62 वर्ष होगा। राइट, उत्तर ए है। व्याख्या, 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये 65 वर्ष है। प्रश्न 132 कथन ए भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। कारण आर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम इसका आंसर ए है। वेरी गुड, उत्तर ए है।
व्याख्या अमेरिका के विपरीत भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं। एकल एकीकृत प्रणाली है जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। उसके निर्णय पूरे देश में लागू होते हैं और हाईकोर्ट के जजों का नियंत्रण राष्ट्रपति करता है। अब 2.7 केंद्र राज्य संबंध देखते हैं। प्रश्न 138 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो संसद किस सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ए. संघ सूची, बी. राज्य सूची, सी. समवर्ती सूची, डी. अवशिष्ट शक्तियां। मैम, इसका उत्तर बी राज्य सूची है। बिल्कुल, उत्तर बी है। व्याख्या अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची के किसी विशिष्ट विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। प्रश्न 135 मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 की प्रमुख सिफारिशों में क्या शामिल था? ए. मौलिक अधिकारों में कटौती करना, बी. राज्यपाल पर राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग चलाने का प्रावधान और स्थानीय आपातकाल लागू करना, सी. पंचायती राज को समाप्त करना, डी. चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना। इसका आंसर बी है मैम। करेक्ट, उत्तर बी है। व्याख्या केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग ने केवल प्रभावित जिले या क्षेत्र में स्थानीय आपातकाल लगाने और राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की सिफारिश की थी। प्रश्न 136 राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, राज्य की सरकारें स्वतः बर्खास्त हो जाती हैं। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। मैम, राज्य सरकारें बर्खास्त नहीं होती, इसलिए उत्तर ए होगा। शाबाश, उत्तर ए है। व्याख्या कथन 3 गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें सुशासित या बर्खास्त नहीं होती, बल्कि उनका कार्यपालिका नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। प्रश्न 136 कथन ए 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 क जोड़ा गया। कारण आर इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में समवर्ती रूप से कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना था। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है। बी. ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सही है लेकिन आर गलत है। डी. ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर ए है मैम। राइट, उत्तर ए है। व्याख्या जीएसटी लागू करने के लिए एक नई संरचना की आवश्यकता थी जहां केंद्र और राज्य एक साथ एक ही लेन देन पर कर लगा सकें, इसलिए 101वें संशोधन से अनुच्छेद 246 क जोड़ा गया। 2.8 संविधान संशोधन से प्रश्न 137 मूल संरचना सिद्धांत के विकास से जुड़े ऐतिहासिक वादों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। मिनर्वा मिल्स, गोलखवात, आईआर कोहलो, केशवानंद भारती। ए 2413, बी 4213, सी 2143, डी 1243। मैम, इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ए है। व्याख्या सही कालानुक्रम है गोलखनाथ वाद 1967, केशवानंद भारती वाद 1973, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 और अंत में आईआर कोहलो 2007। प्रश्न 138 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था? ए प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बी लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सी भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। डी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मैम, संपत्ति का अधिकार तो 44वें संशोधन में हटा था, इसलिए उत्तर डी होगा। एकदम सही, उत्तर डी है। व्याख्या संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था, न कि 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न 139 किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया? ए 71वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 96वां संशोधन, डी 100वां संशोधन। मैम, इसका उत्तर बी 92वां संशोधन है। राइट, उत्तर बी है। व्याख्या
92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। प्रश्न 140। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। बी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने से। सी. राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार वापस देने से। डी. SC/ST आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ाने से। इसका जवाब सी है मैम। बिल्कुल, उत्तर सी है। व्याख्या: 105वें संशोधन ने मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों की ये शक्ति बहाल कर दी कि वो अपनी ओबीसी सूची स्वयं पहचान कर बना सकते हैं। 2.9 निर्वाचन आयोग से प्रश्न 141। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? ए. उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। बी. उसे संसद द्वारा उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सी. उसे केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है। डी. उसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बहुमत के निर्णय से हटाया जा सकता है। मैम इसका उत्तर बी है। वेरी गुड, उत्तर बी है। व्याख्या: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया द्वारा ही संसद से हटाया जा सकता है। प्रश्न 143। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? ए. केवल दिल्ली विधानसभा में 10% सीटें जीती हों। बी. लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों का 2% पर जीत हासिल की हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हों। सी. कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया हो। डी. देश भर में 50 लाख सदस्य पंजीकृत हों। मैम इसका उत्तर बी है। शाबाश, उत्तर बी है। व्याख्या: राष्ट्रीय दल बनने की प्रमुख शर्तों में से एक ये है कि पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% यानी लगभग 11 सीटें जीती हों। प्रश्न 143। वीवीपैट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बैटरी बैकअप बढ़ाना। बी. मतदाता को एक भौतिक पर्ची दिखाना जिससे वह पुष्टि कर सके कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने चुना है। सी. चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की निगरानी करना। डी. ऑनलाइन मतदान की सुविधा प्रदान करना। मैम इसका उत्तर बी है। बिल्कुल, उत्तर बी है। व्याख्या: वीवीपैट मशीन ईवीएम के साथ जुड़ी होती है जो वोट डालने पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाती है जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकता है। प्रश्न 144। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करने वाला कैग DPC एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ए. 1950। बी. 1968। सी. 1971। डी. 1976। मैम इसका जवाब सी 1971 है। एकदम सही, उत्तर सी है। व्याख्या: अनुच्छेद 148 और 149 के तहत संसद ने कैग एक्ट 1971 पारित किया था। प्रश्न 145। अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की संरचना में क्या शामिल है? ए. 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। बी. 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। सी. 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। डी. प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री। इसका उत्तर बी है मैम। करेक्ट, उत्तर बी है। व्याख्या: अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। प्रश्न 146। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? ए. संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। बी. राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के पास। सी. सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के पास। डी. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास। मैम हटा तो सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं, इसलिए उत्तर सी होगा। बहुत बढ़िया राहुल, उत्तर सी है। व्याख्या: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन उन्हें कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न 147। कथन ए. 2 या 2 से अधिक राज्य एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। कारण आर. यदि संबंधित राज्यों के विधानमंडल इस आशय का संकल्प पारित करे तो भारत की संसद कानून बनाकर इसकी स्थापना कर सकती है। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है।
बी ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही, आर गलत है। डी ए गलत, आर सही है। इसका आंसर है ए मैम। राइट, उत्तर ए है। व्याख्या: अनुच्छेद 315 के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा होता है, बशर्ते संबंधित राज्य विधानमंडल इसका प्रस्ताव पारित करें। अब अंतिम भाग 2.10 सांविधिक निकाय पर चलते हैं। प्रश्न 148, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? ए केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। बी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। सी केवल अर्थशास्त्री और विषय विशेषज्ञ। डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मैम इसका उत्तर बी होगा। बिल्कुल, उत्तर बी है। व्याख्या: नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। इसकी शासी परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य यूटीज के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। प्रश्न 149, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। बी देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में त्वरित परिवर्तन लाकर उनके सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना। सी केवल जनजातीय जिलों में कृषि ऋण माफ करना। डी विदेशी निवेश के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाना। मैम इसका आंसर बी है। एकदम सही, उत्तर बी है। व्याख्या: 2018 में लॉन्च किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाना है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न 150, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ए तारकुंडे समिति। बी के संधानम समिति। सी दिनेश गोस्वामी समिति। डी LM सिंघवी समिति। मैम इसका जवाब है बी के संधानम समिति। शानदार राहुल, उत्तर बी है। व्याख्या: सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए के संधानम समिति की सिफारिश पर 1964 में सीवीसी की स्थापना की गई थी। बाद में इसे 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 3 में हमारी आज की क्लास के प्रश्न 101 से 150 तक के सभी 50 प्रश्नों और उनके एक्सप्लेनेशन को बिना कुछ स्किप किए अच्छे से कवर कर लिया है। जी मैम, आज के सभी 50 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये मैराथन क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल एग्जाम स्टैम्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।